नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में पुनः एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है और प्रारंभ करते हैं हम सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत। आज हमारा तीसरा अध्याय है। पिछले हम 2 अध्यायों में वैज्ञानिक चरण और सामाजिक अनुसंधान के विषय में बहुत सी विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं कि हमें किस प्रकार से अनुसंधान को प्रारंभ करना चाहिए और उस अनुसंधान को प्रारंभ करने के पश्चात हमें कौन सी वैज्ञानिक विधियां उसमें प्रयोग में लानी चाहिए या वैज्ञानिक पद्धति के जो चरण हैं वो उन सब के चरणों के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करके आए कि कैसे समस्या का चुनाव करना चाहिए, फिर कैसे डाटा कलेक्शन होंगे, तथ्यों का एकत्रीकरण होगा और अंत में जाकर के वो नियम या सिद्धांत, निष्कर्ष के बाद में नियम या सिद्धांत तक हम पहुंचेंगे। ये सब हम पिछली कक्षाओं में चर्चा करके आए हैं। आज हम बात करेंगे उपकल्पना को लेकर। उपकल्पना किसे कहते हैं और उपकल्पना की विशेषताएं क्या है। तो हम सबसे पहले ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि उपकल्पना होती क्या चीज है। जैसे हम अनुसंधान कार्य प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ करने के बाद में एक जब समस्या का चयन हो जाता है या फिर अनुसंधान का एक विषय चयन हो जाता है, तो जब हम विषय चयन कर लेते हैं या कोई समस्या हमारे मस्तिष्क में चलती रहती है तो हमारे दिमाग में हमारे यहाँ एक विचार आते हैं और विचार वो किस प्रकार के हैं कि हम कोई ना कोई एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि इस समस्या का ये कारण हो सकता है और इस समस्या का ये निष्कर्ष निकलेगा या इस रिसर्च का ये निष्कर्ष निकलेगा। हम ये एक पूर्व अनुमान लगा लेते हैं। तो जो हमारे लिए क्या हो जाते हैं वो एक कल्पना के रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं। तो समस्या चयन, अनुसंधान के लिए हम जब कोई समस्या का चयन करते हैं और अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं तो उन दोनों के बीच की जो एक प्रक्रिया है वह ही हाइपोथेसिस, जिसे हम उपकल्पना कहते हैं, इसी को आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो उपकल्पना का अर्थ हम क्या कह सकते हैं। तो उपकल्पना को इंग्लिश में हम हाइपोथेसिस कहते हैं और इसका एक और नाम प्राकल्पना भी है। इसका शाब्दिक अर्थ है पूर्व चिंतन या फिर पूर्वानुमान। किसी भी समस्या के पहले हमने पूर्वानुमान लगा लेना, किसी भी निष्कर्ष के पहुंचने से पहले ही उस निष्कर्ष को प्रतिस्थापित कर लेना, यही प्राकल्पना या उपकल्पना कहलाता है। अनुसंधान में किसी समस्या के चयन और उस चयन से संबंधित उस समस्या को पारिभाषिकरण करने के बाद में उसके कार्य कारण संबंधों के आधार पर हम जो पूर्वानुमान कर लिया जाता है हमारे द्वारा और इस समस्या का यह कारण हो सकता है, ऐसा विचार यदि प्रतिस्थापित कर लिया जाता है, इस आधार पर पूर्वानुमानित निष्कर्ष को ही हम उपकल्पना कहते हैं। ठीक है, और जब पूर्वानुमान, अब ये भी हो सकता है कि जो हम पूर्वानुमान लगा रहे हैं वो पूर्वानुमान अंत में जब हमारा रिसर्च का जो निष्कर्ष निकलेगा वो हमारे पूर्वानुमान से मैच भी खा सकता है और नहीं भी। अर्थात वो हो सकता है कि सही भी हो, हमारा लगाया हुआ पूर्वानुमान सही हो और हमारा पूर्वानुमान लगाया हुआ गलत भी निकल सकता है। ठीक है, लेकिन ये प्रारंभ की प्रक्रिया है। क्या है, तो इसी कारण से फिर हम क्या करते हैं, परीक्षण प्रारंभ करते हैं। इसके पश्चात परीक्षण प्रारंभ किया जाता है और अनुसंधान कार्य उपकल्पना के निर्माण और उसके परीक्षण के बीच की एक प्रक्रिया है। ठीक, उपकल्पना के निर्माण के बिना कोई भी अनुसंधान का कोई प्रयोग शायद ही हो सकता हो, क्योंकि और न कोई वैज्ञानिक विधि से इसका अनुसंधान संभव है। परिकल्पना के अभाव में अनुसंधान कार्य जो है एक उद्देश्यहीन हो जाता है। ठीक, उपकल्पना अनुसंधान के निष्कर्षों के विषय में एक अनुमान भी हो सकती है। ठीक है,
समस्या के प्रति प्रत्येक अनुसंधानकर्ता के मन में कुछ न कुछ अस्पष्ट समाधान से संबंधित विचार उत्पन्न होने लगते हैं और इन्हीं विचारों के आधार पर वो उत्तर खोजने का प्रयास करता है। इसी को हम उपकल्पना कहते हैं। ठीक है, तो इस उपकल्पना का जब हम निर्माण करते हैं समस्या चयन के बाद में, तो उस उपकल्पना को बनाने के लिए भी कुछ नियम हैं, उसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हमें उपकल्पना बनानी चाहिए। तो वो नियम या विशेषताएं क्या हैं? ये 5 बिंदु हैं, जिसमें पहला बिंदु है स्पष्टता। तो स्पष्टता क्या है कि प्राकल्पना की जो अवधारणा हमने बनाई है वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। इसके लिए प्रयुक्त की जाने वाली पारिभाषिक शब्दावली जो है वो एकदम से सरल स्पष्ट होनी चाहिए। उसको पढ़ करके किसी को भी अस्पष्टता और भ्रामक जैसे तत्व या उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अनुभव सिद्धता। अनुभव सिद्धता क्या है? तो प्राकल्पना जो है अनुभव परक होनी चाहिए, अनुभव परक संदर्भ होने चाहिए जिससे तथ्यों का परीक्षण किया जा सके। ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ भी उठा करके हम लोग को बता दें कि ऐसा नहीं, इसके पहले कि हमें संबंधित साहित्य उसका अवलोकन करना चाहिए कि इसके पहले भी ऐसी घटना हुई है क्या, या इससे संबंधित कुछ हमारे पास में डाटा है क्या। उसके आधार पर ही हमें अपनी हाइपोथेसिस या उपकल्पना का निर्माण करना चाहिए। तीसरी बात है विशिष्टता। विशिष्टता, प्राकल्पना बहुत विशिष्ट होनी चाहिए। विशिष्ट मतलब बहुत छोटे से कम शब्दों में और बहुत ही सीमित शब्दों में हम अपनी बात को, उस विचार को रख सकें। प्राकल्पना बहुत विस्तृत और बड़ी न होकर स्पष्ट पूर्वानुमान बताने वाली होनी चाहिए। यह सीमित और विशिष्ट तथा निश्चित पक्ष से संबंधित होनी चाहिए और बिल्कुल इसमें स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, अगला है उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित। उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित अर्थात क्या कि जो भी पूर्वानुमान समस्या के संबंध में स्थापित किया गया है उसका संबंध अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली प्रविधि से होना ही चाहिए। जब भी हम कोई अनुसंधान करते हैं, शोध कार्य करते हैं, तो हम कोई ना कोई विधि अपनाते हैं। जैसे सर्वे के आधार पर है, कोई प्रयोगात्मक विधि अपनाते हैं या कोई अन्य विधि भी अपनाते हैं, जो कि हमारे समाजशास्त्र के अंतर्गत बहुत सी विधियां दी गई हैं। उन प्रविधियों से उस उपकल्पना का संबंध होना ही चाहिए। अंतिम बिंदु है सिद्धांत से संबंधित। जब अनुसंधान कार्य व्यवस्थित रूप से उपलब्ध सिद्धांत के ज्ञान के आधार पर होता है तो उससे क्या होगा? ज्ञान की वृद्धि होती है। तो प्राकल्पना का निर्माण करते समय हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि प्राकल्पना सिद्धांत से, समूह से संबंधित होनी चाहिए और उससे संबंध रखना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने प्राकल्पना के निर्माण के बारे में पूरा विस्तृत रूप से चर्चा की कि हाइपोथेसिस, हमारे अनुसंधान कार्य में हाइपोथेसिस किस प्रकार से बनाई जाती है, उसका क्या अर्थ है और उपकल्पना बनाने के पूर्ण, उससे निर्माण करने के पूर्व उसके अंतर्गत कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए उपकल्पना के निर्माण के संदर्भ में, इन सब विशेषताओं की हमने आज यहाँ चर्चा प्रस्तुत की है। और आगे की कक्षाओं में कुछ अन्य विषय को इसी से संबंधित आगे शोध प्ररचना से बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।